हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 14 अक्टूबर का, यानी यहाँ पर 14 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 में, जिनका संस्कृत क्वेश्चन पेपर था, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिए आप हमारा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने लिंक डाल दी है, आप वो जो पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज आगे के क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था कि जो फिंगरप्रिंट होते हैं, यानी उंगलियों के निशान होते हैं, जैसे अवशेषों को किसमें विश्वसनीय माना जाता है, तो वो सही आंसर था आपका ऐतिहासिक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर टर्म्स के बारे में यहाँ पर हब, जॉयस्टिक, नोटपैड, एंड्रॉयड। देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने का सबसे एक जरूरी चीज रहती है वो ये है कि इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाले एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2022 का। तो इस वजह से, और अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, तो गाइस बहुत सारे बच्चे हमारे जो है जिन्होंने एग्जाम दिया था उनसे ही मिला है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में आया है, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी बहुत ही जल्दी यूजीसी नेट की साइट पर अपलोड किए जाएंगे। पर तब तक आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आईसीटी से हब, जॉयस्टिक, नोटपैड, एंड्रॉयड, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आया था जहां पर आपको मैचिंग करानी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें आगे शुरू करना था। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि आपको बताया था जैसा कि हायर एजुकेशन के साथ में गवर्नेंस जोड़ा गया है, इस वजह से यहाँ आर्टिकल पूछे गए हैं। और इस वजह से आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल है उनको आपको पढ़ना है, पूछे जा सकते हैं। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो आर्टिकल 45 है वो किसके साथ मैच होगा? वो मैच होगा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 45 राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए है। बी, जो आपका 30 आर्टिकल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो है आपका 4, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 15(3) ये किसके साथ मैच होगा? एम्पावरिंग द स्टेट टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड देयर एजुकेशन। 239 जो आर्टिकल है ये किससे जुड़ा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि इससे एक से दो क्वेश्चन ही आएंगे आपके, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है फिर से, क्योंकि यहाँ से ये पॉलिटी के क्वेश्चन जो है ये डालने लग गए हैं। तो हायर एजुकेशन में क्योंकि इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ पासवर्ड और अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन with an organization by using unauthorized means such as feigning an emergency situation। यानी मान लीजिए कोई संगठन है, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से पासवर्ड अथवा गोपनीय जानकारी प्राप्त करनी है, किस परिस्थिति में? आपातकाल परिस्थिति में। तो क्या होगा? मान लीजिए किसी कंपनी का डाटा हैक हो गया है और अब क्या होगा, उसका पासवर्ड वगैरह सब जा चुका है, तो कंपनी क्या करती है, ऐसी जगह पे सोशल इंजीनियरिंग को आगे रखती है और वहां पे क्या करती है, अनऑथोराइज तरीके से आपातकाल की स्थिति में, यानी आपका जो है अचानक कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन, जहां पर वो कहती है कि नहीं अब आप क्या करिए कि किसी व्यक्ति से पासवर्ड या अन्य जो गोपनीय जानकारी है उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अभियांत्रिकी। लेकिन अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, पासवर्ड क्रैक क्या होता है, स्टैपिंग स्टोन अटैक, इनके बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो एक ऑप्शन सही होता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन पर भी अगली बार क्वेश्चन बनता है। इसलिए बहुत ध्यान से, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ट्विटर के बारे में दिया है। अब ये क्या है, आपका ट्विटर सोशल मीडिया से आपके सामने क्वेश्चन।
ट्विटर अलाउज यूजर टू सेंड स्मॉल पोस्ट नोन एज ट्वीट्स। जो आप ट्वीट करते हो वो कितने कैरेक्टर के लेंथ के होते हैं। मोस्टली इस टाइम पे ज़्यादातर लोग ट्विटर यूज़ करने लगे हैं और बहुत से लोग नहीं भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे? अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अब आपको सोशल मीडिया के बारे में भी पढ़ना है। प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करते जाइए। किसके बारे में? ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, और भी जितने भी जूम जो है कॉन्फ्रेंस होती हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। ट्विटर प्रयोक्ताओं की सीमा तक वाले छोटे लेखों को भेजने की अनुमति जो है देता है। 140 सही है कि नहीं? और डिफॉल्ट रूम में प्रारंभिक लेख को ऊपर से दिखाते हुए ब्लॉग्स होम पेज पर पोस्ट कालानुक्रमानुसार दिखाते हैं, यानी जैसे जैसे आप पोस्ट करते हो वैसे वैसे दिखाते हैं। ये सही है या नहीं सही है? अब आपको इसके बारे में अगर पता है कि कितने लिमिट तक की आप पोस्ट कर सकते हो या ट्वीट कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका समझना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नई लिमिट करी गई है वो 280 है। 280 कैरेक्टर तक आप ट्वीट कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 280, याद रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जिन्होंने बोला है कि प्रारंभिक लेख को ऊपर करना है, यानी जो पहले का पोस्ट है उसको ऊपर करना है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉग डिस्प्ले पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द होम पेज विद द अर्लीस्ट पोस्ट एट द टॉप। तो यहाँ पर आपको बता दें ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। किस में होती है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और यहाँ पर जो जितने कैरेक्टर आपके जो मान्य होते हैं वो 280 होते हैं। अगर इसके बारे में आपको ट्विटर के बारे में पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको देते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। अन्वय व्यतिरेकी बुद्धिस्ट और हिंदू लॉजिशियन का डुअल प्रोसीजर है, जहां पर सेपरेशन और कनेक्शन आता है और इंडिकेट करता है हेतु, रीजन, जो को प्रेजेंट है, को एब्सेंट। अभी ये चीज़ें मैं जब अभी आपको क्लास में बताऊंगी तो चीज़ें थोड़ी जल्दी समझ में आएंगी कि ये होता क्या है। व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि आपका यहाँ पे इंडियन लॉजिक से जैसे क्वेश्चन आ रहा है अन्वय व्यतिरेकी। सबसे पहले लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अन्वय का क्या मतलब होता है? अन्वय का मतलब होता है किसी चीज से कनेक्टेड होना, ठीक है। और व्यतिरेकी का क्या मतलब होता है? उससे अलग हट जाना। किसी चीज से कनेक्शन और किसी चीज से अलगाव हो जाना कहलाता है व्यतिरेकी, जिसमें कि मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। ये बिल्कुल सही बात है। The knowledge of Vyapti in Anvay Vyatireki is arrived at through the joint method of agreement in presence and absence. अन्वय और अन्वय व्यतिरेकी, एक वस्तु के साथ दूसरे को अगर जोड़ा जाए तो उसको कहेंगे हम अन्वय। एक वस्तु के साथ अगर हम सिर्फ अन्वय होता तो क्या होता? अगर हम कनेक्शन, ठीक है, एक वस्तु के साथ अगर दूसरी को जोड़ दिया जाए तो वो होगा अन्वय। और अगर व्यतिरेकी लगा है यानी उससे अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें कि हेतु पद साध्य पद से धनात्मक या ऋणात्मक दोनों रूप से संबद्ध होता है। व्याप्ति का ज्ञान प्रस्तुतान्वय अप्रस्तुतान्वय दोनों की संयुक्त विधि से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों ही सही है। ठीक है, देखते जाइए कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है वो किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर राधा कृष्णन कमीशन। यहाँ पर प्रथम अगर हम बात करें तो अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन किया गया वो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा किया गया।
मुदालियर आयोग क्या है, सार्जेंट आयोग क्या है, कोठारी आयोग क्या है और किनके द्वारा बनाए गए, इनके कौन से ईयर थे, ये आपके मैचिंग में आते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये जितने भी कमिटीज हैं, जितने भी कमीशन हैं, उनके बारे में डिटेल लिखनी है, जस्ट लाइक उनका ईयर किस टाइम एस्टेब्लिश हुए, उनको किसके द्वारा बनाया गया, कौन पहले आया कौन बाद में आया, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, आपको दोनों पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिया है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ pollutant to disperse vertically in the atmosphere. In summer season in India, the atmosphere is generally stable. क्या होगा इसका सही आंसर? ये अभी 14 अक्टूबर का आपका क्वेश्चन पेपर, 14 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने। पहला कथन दिया गया है कि वायुमंडलीय स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वायुमंडलों में प्रदूषकों की ऊर्ध्वाधर दिशा में विसरण की योग्यता निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत में ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल सामान्यतः स्थिर होता है, ऐसा नहीं है। कभी बरसात भी हो जाती है, कभी आप देख सकते हो तूफान आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ये फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का और यहां से वो क्वेश्चन डालता ही डालता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहां पर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सीक्वेंस बताने हैं जो बैरियर हैं उसके बारे में। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर। हिंदी में देखिए, हिंदी में पढ़िए इसको। प्रभावी संप्रेषण के अवरोधों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब आप मान लीजिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन में सबसे पहली बाधा क्या हो सकती है कि मान लीजिए शारीरिक, कैसे शारीरिक होगी, क्या ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन नंबर 1। क्यों होगा? सबसे पहले शारीरिक, मान लीजिए आपको जो है बोलने में कोई तकलीफ है, ठीक है, या आपको मान लीजिए कोई सुनने में तकलीफ आ रही है, तो सबसे पहले किससे जुड़ी होगी? शारीरिक, ठीक है। फिर आएगा प्रात्यक्षिक, फिर आएगी संवेदात्मक, सांस्कृतिक, अर्थगत। ये पूरा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी तो यहाँ कंटिन्यू इन्होंने पूछ लिए हैं सीक्वेंस, जिसमें आपका फिजिकल, परसेप्चुअल, इमोशनल, कल्चरल और लास्ट में आता है सेमेंटिक, जिसको हम कहते हैं शाब्दिक बाधा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्सेप्शनल क्लासरूम। एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन, यानी विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप क्या चीज होगी? अगर मान लीजिए विशेष कक्षा संप्रेषण यानी स्पेशली आप कोई चीज कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा? नोटिसेबल स्टूडेंट अचीवमेंट, उल्लेखनीय विद्यार्थी की उपलब्धि होगी। अगर आप एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हो, विशेष कक्षा संप्रेषण, ये सब चीजें आपको कम्युनिकेशन को भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके के सिलेबस को आपको कवर करना है। 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में संशोधन निम्नलिखित में से किसके लिए इसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया था? अब किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे 2018 की बात हो रही है। ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहां से आपका सोलर अलायंस से क्वेश्चन आपके सामने आया था। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट और उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन दी गई है जिसे आपको बतानी है।
क्या बताना है यहाँ पे? अब आपको क्या तैयार करना है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी आपको जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और अगर आपको इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता, इस समय एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन डाल रहा है, इसलिए आपको सब चीजें तैयार करके चलना है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? अहमदाबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? मोहाली में है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूट याद कर लीजिएगा, लोकेशन पूछी जाती है। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? नंबर सीरीज दी गई है। नंबर सीरीज के बाद में वैल्यू दी गई है, और किसकी वैल्यू दी गई है? पी की। यानी जैसे यहाँ लिखा है 2, 9, 28, रीजनिंग का एक तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन मैचिंग में। अब इन्होंने ये पूछ लिया कि ये जो P है इसके स्थान पे क्या आएगा, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 2, 9, 28, 65, 126 के बाद क्या आएगा? अगर आपने पहला सही पकड़ लिया, इनमें से कोई भी अगर आपने सही पकड़ा, तो समझिए आपकी पूरी मैचिंग उसी में ही सॉल्व हो जाएगी। क्या हो रहा है इसमें? जल्दी बताइए। 1 का कर दिया क्यूब, फिर क्या किया? 2 का कर दिया क्यूब, प्लस क्या कर रहे हैं? 1 करते जा रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। 3 का क्यूब किया, कितना हुआ? 27 प्लस 1 कितना हुआ? 28। सिंपल सा है। फिर किसका किया? 4 का किया, कितना हुआ? 64। 4 का क्यूब करिए बेटा, 64 प्लस 1 करना है, तो कितना हो गया? 65। ऐसे ही जब 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा, प्लस 1 जरूर करना है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 1 126। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 आया है, तो यहाँ पे आ गया 6। अब हम 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, कितना हो गया? 216 प्लस 1। हमारा आंसर क्या होगा? 217। अब हमने देखा कि जो A है हमारा, जो P की वैल्यू है वो है 217, यानी यहाँ पर P की जगह पे क्या आएगा? जैसे रीजनिंग में होता है ना नंबर सीरीज, कि इसके बाद क्या आएगा। अगर आपने यहाँ पर देख लिया भाई, हाँ 3 जो है एक ही में आ रहा है और वो है ऑप्शन नंबर 3, आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग अच्छे से यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। A car travels 25 km/h faster than a bus. For a journey of 500 km in the bus take 10 hours more than the car. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि स्पीड ऑफ द कार इज 45, स्पीड ऑफ द बस इज 20 km/h। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ये लोग मांगते हैं कि आप लोग सॉल्व करें। क्या आंसर होगा? यहां पर ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जहां तक मेरे हिसाब से यहाँ पे 25 होना चाहिए, 25 किलोमीटर। बट एक बार आप लोग क्रॉस चेक करिएगा, मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी यहाँ पे चेक करके एक बारी क्रॉस चेक करिएगा, बट अदरवाइज यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। Identify the tool for sharing viewing of visual
and other interactive content within real time environment. यहां पर आपको वो चीज बतानी है जो आपको दिखता है, जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ऐसा कंटेंट जो रियल टाइम इन्वायरमेंट में होता है, इनमें से कौन सा है। हिंदी में देखिए, तात्क्षणिक परिवेश में, तात्क्षणिक परिवेश में दृश्य तथा अन्य अनन्योन्य विषय वस्तु के साझा पर्यावलोकन हेतु साधनों की पहचान करिए। क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं रियल टाइम में, यानी कि बिल्कुल आप मतलब सामने सामने आप देख सकते हो और उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वो हो गया वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, जिसमें जनरली इस समय यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं। वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, स्लाइड दिखाना, दिखाई देती हैं, विजुअल भी मांगा है इन्होंने कि विजुअल भी हो और जिससे अनन्य विषय वस्तु की, यानी जो आप पढ़ा रहे हो या जो विषय वस्तु आप शेयर करना चाहते हो उसके थ्रू आप शेयर कर सको। मतदान, पोलिंग, प्रश्नोत्तरी, जबकि अवतार नहीं है, अवतार सिर्फ एक मूवी का नाम है, तो यहां सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन को एक बारी फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा दी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, साइट शोइंग, पोलिंग, क्विजिंग, विजुअल भी है, इंटरैक्टिव कंटेंट भी है विद इन रियल टाइम एनवायरमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं क्योंकि जो है मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आप लोगों का भी ऐसा ना हो कि क्लास मिस हो, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फैलेसी, यानी भ्रांति, इज कमिटेड इन द गिवन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑल एथलीट्स आर स्पोर्ट पर्सन। ये अभी हम क्लासेस जब आगे करेंगे वहां पर ये चीजें भी और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, बट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको ये समझना जरूरी है कि क्या पूछा गया था एग्जाम में। ऑल एथलीट्स आर स्पोर्ट पर्सन, प्रीमाइस 1, और नो एक्टर इज एन एथलीट, प्रीमाइस 2, पहली, और दूसरी ये हो गई कंक्लूजन। अब इसके आधार पर बताना है कि कौन सी फैलेसी है। हिंदी में देखिए, कौन सा अकारिक तर्क दोष है? सभी एथलीट खिलाड़ी हैं, कोई अभिनेता एथलीट नहीं है, अतः कोई अभिनेता खिलाड़ी नहीं है। अगर आपसे कहा जाए जो मेजर टर्म होता है हम कहाँ पे ढूंढते हैं? प्रीमाइस 1 में ढूंढते हैं, प्रीमाइस 1 में ढूंढते हैं मेजर टर्म। यहाँ पर हमें मेजर टर्म दिखाई दे रहा है एथलीट, हमारे जो प्रीमाइस 2 है उसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन है उसमें एथलीट शब्द ही नहीं है। मेजर टर्म जिसे हम प्रमुख पद कहते हैं, उसका जो कंक्लूजन है उसमें कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा एथलीट लिखा हुआ। तो यानी जब हम मेजर यानी कि प्रमुख पद की अवैध प्रक्रिया करते हैं तो वही तर्क दोष होता है यहाँ पे। मेजर टर्म का यहाँ पे एलिसिट मेजर, यानी फैलेसी ऑफ एलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म, यानी इन दोनों में अगर आप देखिए एथलेटिक, एथलेटिक यहाँ पे दोनों ही चीजें आपकी मेजर टर्म है, लेकिन कंक्लूजन में वो नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे जो फैलेसी होगी वो होगी फैलेसी ऑफ एलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। मेजर टर्म को ही पकड़ लो सीधे। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आर रोजेस आर फ्रेगनेंट इज, गुलाब सुगंधित होते हैं कि तर्क वाक्य का जो मानक रूप है वो कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन उसके मतलब उसके समान है, यानी ऑल रोजेस आर फ्रेग्रेंट थिंग, सभी गुलाब सुगंधित वस्तुएं होती हैं। इस क्वेश्चन का यही सही आंसर है, उसी के आधार पर उसी के तरीके का है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पहले भी आ चुका है और पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। Identify the correct sequence of the following country in respect of their ranking in Sustainable Development Index 2020. क्वेश्चन को देखिए और इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है। सतत विकास सूचकांक
में रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित देशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में क्या आएगा? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, फिर आएगा चीन, फिर आएगा आपका ब्राजील, फिर आएगा आपका रूस, और सबसे अगर हम कम की बात करें तो वो है आपका भारत। सतत विकास सूचकांक 2020 के अनुसार, तो यानी आपको जो इंडेक्स है उनका भी ध्यान रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, यहां पर जो इंडेक्स आते हैं, जो रैंकिंग आती है, जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चन जो आपके सामने बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉर एनवायरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड एक्शन ऑन रियल एनवायरमेंट इशू. Children are educated about environmental problem, equality, and many other issues without development of a skill and attitude to meet these challenges. ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हिंदी में देखिए क्या होगा। पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं की गवेषणा और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया है। यानी कि हमें, अगर हम उस चीज पे पढ़ाई करते हैं एनवायरनमेंट की, तो हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन पर हमारी क्या क्या कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल सही है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्या, समानता, कई अन्य विषयों की शिक्षा, इनसे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल, अभिवृत्तियों के विकास के बिना दी जाती है। बिल्कुल सही। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। पढ़ते जाइएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन एज अ रिचुअल इज नॉट अ रेडिकल व्यू. द हेजमोनिक व्यू ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन इज नो लॉन्गर वैलिड. अगर आपको यूजीसी नेट पढ़ते हुए बिल्कुल भी ये लगे कि बड़ा मजा आ रहा है, तो समझो आप ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, जब तक आप लोग गंभीरता से नहीं लोगे, जब तक आप बिल्कुल सीरियस नहीं होगे इन क्वेश्चन के लिए, तब तक आपको इनका मजा ही नहीं आएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का? पहला जो दिया गया है, औपचारिक रूप में संप्रेषण का बोध आमूलिक विचार नहीं है, ये गलत है। संप्रेषण के प्रसारण का प्राधान्य दृष्टिकोण अब विधिमान्य नहीं है, ये सही है। यानी ए गलत और आर जो है वो सही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है आईसीटी का। इनको पढ़ते रहोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, आगे हमें कैसी तैयारी करनी है। भौगोलिक क्षेत्रों को आधार मानते हुए कंप्यूटर नेटवर्क के भिन्न प्रकारों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? लैन आएगा, फिर क्या आएगा? मैन आएगा, और सबसे लास्ट में वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन आएगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? CAB। उनको जियोग्राफिकल यानी उनकी भौगोलिक यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, है ना। तो यहां पर उसके आधार पर आपको लगाना था आरोही क्रम में। अब इस तरीके का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करिए। जो एग्जाम दे के आए हैं उनको पता होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अभी हालांकि अभी जब हम क्लास करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर भी हो जाएगी इस चीज के लिए। अगर ए फॉल्स होगा तो क्या होगा? अगर ई गलत होगा, आई गलत होगा या ओ गलत होगा तो क्या होगा? अगर ए गलत है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कई बार बताया भी है, लेकिन आगे भी कराएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने साथ नए जुड़े हैं। ठीक है, AEIO। ठीक है, ए का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, यूनिवर्सल निगेटिव हो गया, पर्टिकुलर पॉजिटिव हो गया और पर्टिकुलर निगेटिव हो गया। अगर ए गलत है, अगर यही गलत हो गया तो यहां तक पॉजिटिव तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, यानी आई अनिर्धारित होगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है। अगर ये गलत होगा तो इसका तो निर्धारण हो ही नहीं सकता।
अगर आपने देख लिया ए का 3 यानी सीधा सीधा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर ही इसी में निकल के आ जाएगा। अगर ई को गलत माना जाए, अगर हम ई को गलत मानते हैं तो क्या होगा, यहां से गाड़ी यहां चली हमारी, अगर ई गलत हो गया तो मतलब हमारा ये पॉजिटिव यानी कि आई जो है वो सही होगा। आई को अगर गलत मान लिया जाए, पर्टिकुलर पॉजिटिव को ही अगर हमने गलत मान लिया तो क्या होगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव को अगर हम गलत मानेंगे यानी यहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, क्या जानेंगे कि ई सही है, यानी वापस हम इसी पे जाएंगे, पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे, लास्ट में आएंगे यहां तक। अगर ये भी गलत है तो इसका मतलब है ई डेफिनेटली सही होगा। अगर ओ को ही गलत रूप में माना जाएगा, अगर ये जो निगेटिव है हमारा ये गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारा जो निगेटिव है जो कि ई है वो भी गलत ही होगा। बट आई नो अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा सा जो पीडीएफ वगैरह है उनको देख लीजिए, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको जब तक पढ़ोगे नहीं समझ ही में नहीं आएगा। जल्दी से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। हिंदी में देखिए, बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार प्रशंसा से संचालित होते हैं। अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संलग्न होते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब पहले तो इसकी जो लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी, जो लैंग्वेज होती है अगर वही नहीं समझ में आएगी तो फिर समझना ही बहुत मुश्किल है। तो इसको जरा सा सर्च करिएगा। सही आंसर यहाँ पे ये दोनों ही है। बहिर जो निहित है, अंतर्भूत है, ये क्या होता है उनको समझो, पहले सर्च करो इसको। चलिए अगला देखिए, नीति आयोग क्या है। नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, ये भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है। सांविधिक निकाय नहीं है, स्वायत्त निकाय नहीं है, अधिशासी निकाय नहीं है, एक सलाहकार निकाय है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथोलॉजी में क्या क्या चीजें यहां पर आती हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में, जल्दी बताइए। परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित कर सकते हैं किसमें। सर्वेक्षण शोध में, सहसंबंध शोध में और वर्णनात्मक शोध में, यानी ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, बी, डी और सही। अब आपको परिमाणात्मक मात्रात्मक शोध जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होगा तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे, और ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक धनराशि है जो कि 53 रुपीस की है, ए बी सी में इस तरह की विभाजित की जाती है कि ए को बी से 7 अधिक और बी को सी से 8 अधिक मिलता है, तो उनको मिलने वाली राशि का जो अनुपात है वो कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए जल्दी से बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्यों, सबसे पहले तो ये काउंट करिए कि जो 53 है कौन सी संख्या से निकल रहा है। अगर आपको ट्रिक समझनी है तो तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए 53 किससे निकल रहा है, तो यहां पर आपको यहां दिखाई देगा 53। दूसरी चीज, ए को बी से 7 अधिक, अब ए ये रहा, ए को बी, ए ये है, बी से 7 अधिक, अब आपने देखा 25 और 18 के बीच का कितना गैप है, 7 का, बिल्कुल ठीक है। बी को सी से 8 अधिक, अब देखा 18, बी को सी से 8 अधिक, यानी ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही बहुत अच्छा सा लगा हुआ है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ दिमाग का सही यूज करना है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लीजिए, यहाँ पे तो आज इसको कंप्लीट करा लें। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इन टर्म्स ऑफ देयर अबंडेंस।
करेक्ट सीक्वेंस बतानी है बायोगैस की, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। यानी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ज्यादा मात्रा बायोगैस में किसकी रहती है, मीथेन की रहती है। मीथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उसके बाद किसकी रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की, और लास्ट में रहती है अमोनिया। बायोगैस, ठीक है, प्रचुरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, सबसे कम कौन सी गैस है, यही पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पर ये रिफरेंसिंग स्टाइल के बारे में नोट्स बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ से आपको एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल और आई ट्रिपल ई स्टाइल के बारे में पूछा जा सकता है। इस बार एमएलए का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, और यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर 2, एमएलए स्टाइल। किसके लिए, व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है एमएलए। तो एपीए किसके लिए प्रयुक्त होती है, शिकागो। और आई ट्रिपल ई शैली किसके लिए यूज होती है, इसके बारे में प्लीज नोट्स बनाना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूं, लेकिन ये चीज समझिए कि अगर आप, जो आपसे कहा जा रहा है, जो नोट्स बनाने को कहे जा रहे हैं, अगर आप वो बना लोगे ना, तो चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगी। जैसे कि ये नया क्वेश्चन, फॉर्म फ्रॉम मॉडल ऑफ लर्निंग और उनके फैक्टर्स, लर्निंग आउटकम, लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटीज, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग कॉन्टेक्स्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम निष्कर्ष में क्या आएगा, संतुष्टि, भावात्मक अंतर्भाविता। अधिगम केंद्रित क्रियाकलाप में क्या आएगा, अधिगम का अवितरित उपागम, विद्यार्थी विशेषता, पूर्व ज्ञान, अध्यापन, संदर्भ, मूल्यांकन। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब बिग की अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभास प्रक्रिया निष्पादन मॉडल आप पढ़ेंगे। ये नया क्वेश्चन है, लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लर्निंग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ड्राइंग दैट चार्ट्स द रिलेशनशिप अमंग आइडियाज इज नोन एज। वह आरेखन जो प्रतियों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है। रूपरेखा तैयार करना किस में आएगा, संप्रत्यय मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप में। लेकिन आपको डाइवर्ट थिंकिंग, एपिसोडिक मेमोरी और एम्बॉडीड कॉग्निशन के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर अभी इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आ गई आरसी। आरसी आप लोग पढ़ के मुझे इसका आंसर करोगे, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास में ले नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो जैसे ही आगे सब चीजें सही होती हैं देन फिर मैं लेना स्टार्ट करूंगी। बट तब तक जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, टेलीग्राम पे 1300 से भी ज्यादा पीडीएफ है, कंप्लीट बुक है। मेरे ख्याल से किसी को भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे नोट्स, इतनी सारी पीडीएफ वेबसाइट पर है, तो प्लीज डाउनलोड करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम आएगा। आएगा तो सही, कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में आएगा, कुछ कह रहे हैं मार्च में आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी दिसंबर में ही आ जाएगा। तो ये तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन तब तक ऐसा नहीं है कि हम एंड टाइम के लिए तैयारी करें, एंड टाइम 2 महीने रह जाए या 1 महीने रह जाए तब हम तैयारी करें। तो मच बेटर है कि पहले से तैयारी करके रखें। तो अब मिलते हैं कल आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।